हाय, दिस इज गीतांजलि। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमपी लैंड रेवेन्यू कोड। ये क्वेश्चन जो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये 2017 में एमपी जुडिशरी में पूछे गए क्वेश्चन हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन जो हम पहले डिस्कस करेंगे वो है डिफाइन होल्डिंग, डिस्कस इलाबोरेटली अबाउट द पार्टीशन ऑफ होल्डिंग। तो मेनली आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे होल्डिंग क्या होता है और उसके साथ ही पार्टीशन ऑफ होल्डिंग क्या होता है। स्टार्ट करते हैं होल्डिंग से, जो कि हमें दिया गया है सेक्शन 2 क्लोज आई में। अब यहाँ सेक्शन 2 क्लोज आई में डिफाइन किया गया है होल्डिंग क्या होता है। तो सेक्शन 2 क्लोज आई के अकॉर्डिंग होल्डिंग का मतलब है एक ऐसी लैंड का हिस्सा जिसका लैंड रेवेन्यू सेपरेटली असेस किया जाता है और ये पूरी लैंड किसी एक टेन्योर में दी गई है। अब बात आती है टेन्योर क्या होता है। टेन्योर का मतलब है एक पर्टिकुलर लैंड को कौन होल्ड करेगा, कितना टाइम तक होल्ड करेगा और किन कंडीशंस पे होल्ड करेगा। तो होल्डिंग का मतलब है एक ऐसा लैंड जो कि एक टेन्योर में है और जिसका जो लैंड रेवेन्यू है वो सेपरेटली असेस किया जाएगा, तो उसे हम कहते हैं होल्डिंग। अब आ जाते हैं पार्टीशन ऑफ होल्डिंग पे। अब पार्टीशन ऑफ होल्डिंग हमें दी गई है सेक्शन 178 ऑफ एमपी लैंड रेवेन्यू कोड 1959 में। स्टार्ट करते हैं पार्टीशन ऑफ होल्डिंग से कि ये होता क्या है। अब यहाँ ये सेक्शन 178 के सबसेक्शन 1 में बात करते हैं कि किसी भी होल्डिंग में अगर कोई लैंड असेस की गई है एग्रीकल्चर के लिए सेक्शन 59 के अकॉर्डिंग और इस होल्डिंग में एक से ज्यादा भूमि स्वामी हैं, तो उनमें से कोई भी एक भूमि स्वामी अगर चाहे तो वो तहसीलदार के पास अप्लाई कर सकता है कि इस होल्डिंग का पार्टीशन किया जाना चाहिए। अब जब इस तरह की पार्टीशन के लिए किसी भूमि स्वामी ने तहसीलदार के पास अप्लाई किया और अगर कोई क्वेश्चन ऑफ टाइटल रेज हो जाता है तो इसके लिए ये प्रोवाइजो ऐड करते हैं और लिखते हैं कि जब इस तरह की एप्लीकेशन तहसीलदार के पास किसी भूमि स्वामी ने लगाई है और वहां पे क्वेश्चन ऑफ टाइटल रेज होता है तो इस क्वेश्चन ऑफ टाइटल पे तहसीलदार जो भी उनके सामने एप्लीकेशन लगी है उसे स्टे कर देंगे 3 महीने के लिए। अब ये 3 महीने के लिए क्यों स्टे किया गया है, ताकि ये पार्टी कोर्ट में जाकर सिविल सूट फाइल करके अपने इस क्वेश्चन ऑफ टाइटल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रेज हुए हैं उनको डिटरमाइन करवा सके सिविल कोर्ट से। उसके बाद सेक्शन 178 में ये क्लोज 1A में बात करते हैं कि अगर ये सिविल सूट जो 3 महीने के लिए स्टे किया गया था, अगर इस 3 महीने में सिविल सूट फाइल हो जाता है तो तहसीलदार अपनी इन प्रोसीडिंग को तब तक स्टे रखेंगे जब तक कि ये सिविल कोर्ट में सूट पेंडिंग है तब तक। उसके बाद अगर ये 3 महीने के लिए जो स्टे किया था तहसीलदार ने, इसमें अगर सिविल सूट फाइल नहीं किया पार्टी ने, तो 3 महीने के बाद ये जो तहसीलदार हैं ये इस स्टे को वेकेट कर देंगे और होल्डिंग ऑफ पार्टीशन की तरफ आगे बढ़ेंगे और जो होल्डिंग ऑफ पार्टीशन होगी वो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के अकॉर्डिंग जैसा भी पार्टीशन होना है उस तरह से पार्टीशन कर दिया जाएगा। उसके बाद सेक्शन 178 के सबसेक्शन 2 में बात करते हैं ये तहसीलदार अगर चाहें तो इनकी डिस्क्रिशन है, ये चाहें तो जो भी को टेन्योर हैं, क्योंकि ये भूमि स्वामी कह रहा है कि इस होल्डिंग का पार्टीशन कर दिया जाए, तो इस होल्डिंग में जो भी और को टेन्योर होल्डर होंगे उनको सुनने के बाद ये तहसीलदार अगर इन्हें ठीक लगता है तो ये इस होल्डिंग को डिवाइड कर सकते हैं जो भी इस कोड में रूल दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग। उसके बाद सेक्शन 178 में ये एक्सप्लेनेशन ऐड करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने वर्ड यूज किया है कि तहसीलदार जो भी को टेन्योर होंगे उनको सुनने के बाद इस तरह से होल्डिंग को पार्टीशन कर सकते हैं। उसके लिए ये एक्सप्लेनेशन ऐड करते हैं और यहाँ ये लिखते हैं कि अगर कोई भूमि स्वामी का उस होल्डिंग में को शेयरर है जिसने कोर्ट से अपने टाइटल को डिक्लेयर करवा लिया गया है, तो जो इस तरह का को शेयरर है और जिसने अपना टाइटल डिक्लेयर करवा लिया है सिविल कोर्ट से, तो इसे को टेन्योर ही डीम किया जाएगा।
यही बात की गई थी सेक्शन 178। अब होल्डिंग और पार्टीशन ऑफ होल्डिंग को रैप अप करते हैं। होल्डिंग हमें दिया गया है सेक्शन 2 क्लोज आई में। होल्डिंग का मतलब है कि एक टेन्योर का क्या मतलब है कि एक लैंड को किसने होल्ड किया है, कितने टाइम तक होल्ड करेगा और किन कंडीशंस पे होल्ड करेगा। तो होल्डिंग का मतलब है कि एक लैंड जिसपे कि एक टेन्योर है, इस पर्टिकुलर लैंड का जो लैंड रेवेन्यू होगा वो सेपरेटली असेस किया जाएगा, तो इसे हम कहते हैं होल्डिंग। पार्टीशन ऑफ होल्डिंग हमें दिया गया है सेक्शन 178 में। उसके बाद सेक्शन 178 में कहते हैं कि कोई भी होल्डिंग जिसे असेस किया गया है एग्रीकल्चर के लिए सेक्शन 59 में, तो और अगर उस पर एक से ज्यादा भूमि स्वामी हैं तो कोई भी एक भूमि स्वामी तहसीलदार के पास अप्लाई कर सकता है कि वो इस होल्डिंग की पार्टीशन करवाना चाहता है। अब जब तहसीलदार के पास इस तरह की एप्लीकेशन लगेगी तो तहसीलदार ने देखा कि इस पे कोई क्वेश्चन ऑफ टाइटल रेज हो रहा है, तो तहसीलदार जो ये प्रोसीडिंग है इन्हें स्टे कर देंगे 3 महीने के लिए, ताकि पार्टी कोर्ट में जाकर सिविल सूट फाइल करके अपने टाइटल का जो क्वेश्चन है उसको डिटरमाइन करवा सके। इन 3 महीनों में अगर पार्टी कोर्ट में चली जाती है तो जब तक सिविल कोर्ट का डिसीजन नहीं आता तहसीलदार इन प्रोसीडिंग्स को स्टे रखेंगे, और अगर पार्टी कोर्ट में नहीं जाती है तो तहसीलदार इस 3 महीने के बाद स्टे ऑर्डर को वेकेट कर देंगे, और जैसे कि आगे रिकॉर्ड्स ऑफ राइट के अकॉर्डिंग आगे पार्टीशन होना है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। उसके बाद तहसीलदार की डिस्क्रिप्शन है, अगर वो चाहें, उनको लगता है कि कोई को टेन्योर और हैं तो उन्हें सुनने के बाद जैसा उन्हें ठीक लगता है उसके अकॉर्डिंग वो होल्डिंग को पार्टीशन कर सकते हैं। उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन ऐड करते हैं और लिखते हैं कि अगर भूमि स्वामी का कोई को शेयरर है जिसने कोर्ट से अपने टाइटल को डिक्लेयर करवा लिया गया है तो उसे भी को टेन्योर ही डीम किया जाएगा, यानी कि तहसीलदार उसे भी सुनेंगे जब ये पार्टीशन करना होगा उससे पहले। तो ये था हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब डिस्कस करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें प्रोसीजर बताना है कि क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा जब एक पर्सन किसी अनऑथराइज्ड पोजेशन में है, किसी अनऑक्यूपाइड या फिर आबादी लैंड में, यानी कि एक पर्सन जो कि अनऑथराइज्ड पोजेशन में है किसी अनऑक्यूपाइड लैंड या आबादी लैंड में, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा। तो ये प्रोसीजर हमें दिया गया है सेक्शन 248 ऑफ MPLRC में। स्टार्ट करते हैं सेक्शन 248 में क्या बात की गई है। यहाँ ये सेक्शन 248 के सबसेक्शन 1 में बात करते हैं कि कोई भी पर्सन जो कि अनऑथराइज्ड जिसने प्रॉपर्टी को टेक किया है या फिर उसके पोजेशन में है। अब ये प्रॉपर्टी कौन कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है, ये कोई अनऑक्यूपाइड लैंड हो सकती है या फिर ये आबादी लैंड हो सकती है, सर्विस लैंड हो सकती है, सेक्शन 237 के अकॉर्डिंग जो लैंड्स हैं वो हो सकती हैं, या फिर कोई ये ऐसी लैंड हो सकती है जो कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है या फिर किसी अथॉरिटी की, बॉडी, कॉर्पोरेट की, इंस्टीट्यूशन की जो कि स्टेट ने एनेक्ट किए हैं उनकी लैंड है। अगर इन लोगों की लैंड पे या फिर इन सभी लैंड्स पे अगर कोई पर्सन अनऑथराइज्ड इन सभी लैंड्स को टेक करता है या फिर इन प्रॉपर्टी के इस लैंड के पोजेशन में रहता है मना करने के बावजूद भी, तो तहसीलदार की डिस्क्रिशन है कि वो उसे समरीली ऑर्डर पास करके इजेक्ट कर सकते हैं। अब अगर तहसीलदार ने ऑर्डर कर दिया इस पर्सन को कि ये इजेक्ट होना चाहिए, अब ये पर्सन जिस प्रॉपर्टी के अनऑथराइज्ड पोजेशन में था, ये चाहे लैंड थी या फिर कोई बिल्डिंग थी, अगर लैंड थी और उस पर कोई क्रॉप्स थी या फिर कोई बिल्डिंग थी, उस पर कोई वर्क इसने किया हुआ था, तो इसे एक टाइम फिक्स कर दिया जाएगा कि इतने टाइम में तुम अपनी क्रॉप्स यहाँ से हटा लो या तुमने जो काम किया हुआ है वो यहाँ से हटा लो। अगर ये उस फिक्स्ड टाइम में इसको रिमूव नहीं करता, अपनी क्रॉप को रिमूव नहीं करता या उसने जो काम उस पर किया हुआ है उसे रिमूव नहीं करता, तो ये जो क्रॉप या वर्क इसने उस लैंड पे, उस प्रॉपर्टी पे किया हुआ है, ये फोरफिट हो जाएगा। अब जब इसे फोरफिट कर लिया जाएगा तो फोरफिट करने के बाद जैसा भी तहसीलदार ठीक समझे उसके अकॉर्डिंग वो उसे डिस्पोज ऑफ करा सकते हैं। अब फोरफीचर के बाद इस पूरे चीज को डिस्पोज ऑफ कराने में जो भी कॉस्ट आएगी वो इसी पर्सन से ही रिकवर की जाएगी, जैसे कि ये इस लैंड के एरियर्स हों। साथ ही अगर तहसीलदार चाहें तो इस पे वो फाइन लगा सकते हैं, उनकी डिस्क्रिशन है, फाइन लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ये फाइन 1 लाख तक का हो सकता है। साथ में ये दूसरा फाइन भी लगा सकते हैं अगर कोई लैंड
किसी नॉन अर्बन एरिया में है, यानी जिस दिन से इसे एजेक्टमेंट के लिए कहा गया उस दिन के बाद अगर ये उस लैंड को खाली नहीं करता है और ये लैंड अगर नॉन अर्बन एरिया में है तो 500 रुपये पर डे के हिसाब से इस पे फाइन लग सकता है फर्दर, और अगर ये अर्बन एरिया में है तो 2000 रुपये पर डे के अकॉर्डिंग इस पे फाइन लग सकता है, जो कि तहसीलदार के डिस्क्रिप्शन है, वो चाहे तो लगा सकते हैं। उसके बाद ये प्रोवाइजो ऐड करते हैं। प्रोवाइजो में लिखते हैं कि जो हमने सबसेक्शन 1 में बात करी ये तहसीलदार ये सभी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं। प्रोवाइजो में कहते हैं कि तहसीलदार अगर इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग फुलफिल होती हैं तो तहसीलदार अपनी पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकते। अब ये क्या कंडीशंस हैं? ये कहते हैं कि अगर ये बिल्डिंग या फिर ये वर्क किसी ऐसी लैंड पे है जो कि एनक्रोच की गई है महाकौशल रीजन। महाकौशल रीजन को भी ये फर्दर डिवाइड करते हैं कि अगर ये मर्ज्ड स्टेट है तो फिर 3 अप्रैल 1950 से पहले की गई है, या फिर अगर ये मर्ज स्टेट नहीं है और 1 सितंबर 1917 से पहले की गई है तो तहसीलदार इन पावर्स को एक्सरसाइज नहीं कर सकते। अब मर्ज स्टेट क्या है, उसके लिए मध्य प्रदेश मर्ज स्टेट लॉ में जो भी मर्ज स्टेट की डेफिनेशन है उसके बाद ये कहते हैं अगर कोई बिल्डिंग या वर्क मध्य भारत रीजन में है 15 अगस्त 1950 से पहले, या फिर विंध्या प्रदेश में है 1 अप्रैल 1955 से पहले, या फिर भोपाल में है 18 नवंबर 1933 से पहले, या फिर सिरोंज में है 1 जुलाई 1958 से पहले, तो इन केसेस में अगर कोई बिल्डिंग या फिर वर्क है इन डेट से पहले तो तहसीलदार सबसेक्शन 1 में दी गई पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकते। यहाँ हमने सेक्शन 248 सबसेक्शन 1 में क्या पढ़ा कि एक पर्सन जो कि अनऑथराइज्ड जिसने कोई लैंड ली हुई है या फिर अनऑथराइज्ड किसी प्रॉपर्टी के किसी लैंड के पोजेशन में है, ये लैंड अनऑक्यूपाइड लैंड, आबादी लैंड, सर्विस लैंड, 237 में दी गई लैंड, या फिर गवर्नमेंट की लैंड है, या फिर स्टेट की किसी कॉरपोरेशन इंस्टीट्यूट की लैंड है, तो तहसीलदार समरेली उसे इजेक्ट कर सकते हैं ऑर्डर पास करके चाहे तो, यानी तहसीलदार के डिस्क्रिप्शन है। और उस पर जो भी उसका क्रॉप है या जो भी वर्क है उसको टाइम दे दिया जाएगा कि तुम रिमूव कर लो। अगर वो रिमूव नहीं करता तो फिर वो फोरफिट हो जाएंगी। फोरफिट हो जाने के बाद तहसीलदार ऑर्डर कर सकते हैं उस क्रॉप को या उस वर्क को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, और उसको डिस्पोज ऑफ करने में जो भी कॉस्ट आएगी वो इस पर्सन से ही रिकवर की जाएगी। उसके साथ तहसीलदार चाहें तो उनके डिस्क्रिप्शन है वो फाइन भी लगा सकते हैं जो कि 1 लाख तक लग सकता है, और फर्दर फाइन भी लगा सकते हैं अगर नॉन अर्बन एरिया में है तो जब से उसको बोल दिया गया कि तुम इजेक्ट हो गए हो उसके बाद वो फिर भी पोजेशन में है तो वहाँ पे 500 रुपये पर डे के हिसाब से नॉन अर्बन एरिया में, और अर्बन एरिया में 2000 रुपये पर डे के हिसाब से। पर तहसीलदार ये सारी पावर इन एरियाज में एक्सरसाइज नहीं कर सकते। ये कौन से एरिया हैं कि अगर ये बिल्डिंग या ये वर्क महाकौशल रीजन में है, महाकौशल रीजन में अगर मर्ज स्टेट है तो 3 अप्रैल 1950 से पहले, अगर मर्ज स्टेट नहीं है तो 1 सितंबर 1917 से पहले, मध्य भारत में 15 अगस्त 1950 से पहले, विंध्या प्रदेश में 1 अप्रैल 1955 से पहले, भोपाल में 18 नवंबर 1933 से पहले, और सिरोंज में 1 जुलाई 1958 से पहले जो भी वर्क या बिल्डिंग एनक्रोच किए गए थे उन पे तहसीलदार अपनी पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकते। उसके बाद सेक्शन 248 के सबसेक्शन 1A में बात करते हैं कि अगर ग्राम पंचायत ने इस अनऑथराइज्ड पोजेशन के लिए कोई रिजोल्यूशन पास किया है तो अगर ये रिजोल्यूशन जब तहसीलदार को मिलेगा तो तहसीलदार रिजोल्यूशन मिलने की डेट से 30 दिन के अंदर ये प्रोसीडिंग स्टार्ट भी करेंगे और कंप्लीट भी करेंगे, और जैसे ही ये प्रोसीडिंग कंप्लीट होंगी तो फिर ये कम्युनिकेट करेंगे दोबारा से ग्राम पंचायत। मतलब रिजोल्यूशन पास होने से कितने दिन में तहसीलदार ये पूरा काम अपना कंप्लीट करेंगे, तो रिजोल्यूशन जब तहसीलदार को मिलेगा वहां से 30 दिन में ये स्टार्ट भी करेंगे, कंप्लीट भी करेंगे और कम्युनिकेट भी करेंगे ग्राम पंचायत को। अब ये जो सेक्शन 248 का सबसेक्शन 1A था ये इफेक्ट में आया था 15 मार्च 2000 से। उसके बाद आते हैं सेक्शन 248 के सबसेक्शन 2A पे। यहाँ पे ये कहते हैं कि ये पर्सन जो कि एक लैंड के अनऑथराइज्ड पोजेशन में है, अब इसके अगेंस्ट इजेक्टमेंट का ऑर्डर भी पास हो गया, और इजेक्टमेंट का ऑर्डर पास होने के बाद भी ये कॉन्टिन्यू उस अनऑथराइज्ड
लैंड के पोजेशन या ऑक्यूपेशन में रहता है, इजेक्टमेंट का ऑर्डर पास होने के बाद 7 दिन का टाइम मिला, 7 दिन के बाद भी ये उस प्रॉपर्टी के पोजेशन में रहता है, तो फाइन तो इस पे इम्पोज होगा ही। फाइन इम्पोज होने के साथ साथ तो एसडीओ इसे वारंट इशू कर सकते हैं सिविल प्रिजन के लिए। ये सिविल प्रिजन फर्स्ट इजेक्टमेंट के केस में 15 दिन, सेकंड और सब्सिक्वेंट इंजेक्टमेंट के केस में ये 6 महीने हो सकती है। पर सब डिविजनल ऑफिसर इस तरह का ऑर्डर पास नहीं करेंगे जब तक कि वो उस पार्टी को शोकोज करने का मौका ना दे दे। मतलब उनको उसको सुनकर ही इस तरह का ऑर्डर सिविल प्रिजन का पास किया जाएगा, बिना उसे सुने हुए इस तरह का ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा। उसके बाद अगर ये एनक्रोचमेंट किसी गवर्नमेंट या नजूल लैंड्स पे है और गवर्नमेंट टाइम टू टाइम जो ऑर्डर्स हैं वो इशू कर रही है, तो भी एसडीओ अपनी इस पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते और उस पर्सन को सिविल प्रिजन में नहीं डाल सकते। इसके बाद ये नेक्स्ट प्रोवाइजो ऐड करते हैं जिसमें ये लिखते हैं कि जिस पर्सन को सिविल प्रिजन में डाला गया, अब ये प्रिजन में जाने के बाद जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर देता है, तो ये सब डिविजनल ऑफिसर जो हैं उसे रिलीज कर देंगे। उसके बाद ये फर्दर प्रोवाइजो ऐड करते हैं और लिखते हैं जो अरेस्ट या डिटेंशन है ये किसी वुमेन को नहीं दी जाएगी, यानी कि वुमेन को अरेस्ट या डिटेन नहीं किया जाएगा इस सेक्शन में। उसके बाद सेक्शन 248 में सबसेक्शन 2B में ये लिखते हैं कि टाइम टू टाइम सबसेक्शन 2A के जो प्रोविजंस हैं उसको इफेक्ट में लाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है। यानी कि सेक्शन 248 के सबसेक्शन 1A में क्या कहा गया था कि ग्राम पंचायत अगर रिजोल्यूशन पास करती है अनऑथराइज्ड लैंड के लिए, तो तहसीलदार को रिजोल्यूशन जब उसे मिलेगा तो 30 दिन के अंदर उसे ये अपनी प्रोसीडिंग्स जो हैं वो कंप्लीट करनी होगी और कम्युनिकेट करना होगा ग्राम पंचायत को। उसके बाद अगर ये पर्सन इजेक्टमेंट के ऑर्डर के बाद 7 दिन से ज़्यादा उस इजेक्टमेंट के ऑर्डर के बाद भी उस लैंड के पोजेशन में रहता है, तो फिर फाइन तो इस पे लगेगा ही लगेगा। एसडीओ इसे वारंट इशू कर सकते हैं सिविल प्रिजन के लिए फर्स्ट इजेक्टमेंट के केस में 15 दिन और सेकंड और सब्सिक्वेंट इजेक्टमेंट के केस में 6 महीना। पर एसडीओ इस तरह की पावर इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक कि उसे शोकोज करने का मौका ना दिया जाए, या फिर अगर ये गवर्नमेंट या नॉजल लैंड है और गवर्नमेंट टाइम टू टाइम ऑर्डर इशू कर रही है, तो उस केस में भी एसडीओ अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अगर एसडीओ ने ऐसे वारंट इशू करे और इस पर्सन को प्रिजन में डाल दिया और प्रिजन में जाने के बाद अगर ये इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है, यानी जो लैंड के पोजेशन में था उसे खाली करने के लिए तैयार हो जाता है, खाली कर देता है, तो फिर इसे रिलीज कर दिया जाएगा और किसी भी वुमेन को अरेस्ट या डिटेन नहीं किया जाएगा इस सेक्शन में। उसके बाद जो 2A के प्रोविजन है, यानी कि ये जो एसडीओ हैं उस पर्सन को सिविल प्रिजन में डाल सकते हैं, इसको इफेक्टिव बनाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है। यही बात की गई थी सेक्शन 248 में। अब ये जो हमारा 2017 का क्वेश्चन था कि हमें वो प्रोसीजर बताने हैं जो कि अडॉप्ट किए जाएंगे एक पर्सन के अगेंस्ट जो कि किसी अनऑक्यूपाइड या आबादी लैंड के अनऑथराइज्ड पोजेशन में है, तो उसके लिए हमें ये पूरा सेक्शन हमारे आंसर में लिखना होगा। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे।